हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट शिक्षा में स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमने यहाँ पर जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करेंट अफेयर से उसको एक जगह पर किया है और आपके स्टैटिक प्रश्नों को भी वहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसलिए आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जिससे कि आप इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न है 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। ऑप्शन है यहाँ पर नासिरा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है लीलाधर जौहड़ी, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नासिरा शर्मा। 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को क्यों दिया गया और किस लिए दिया गया? तो उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए, जो कि 2014 में प्रकाशित आया था, उसके लिए उनको 2019 का व्यास सम्मान दिया जा रहा है। तो नासिरा शर्मा को देखिए, ये हैं आपकी नासिरा शर्मा, जो कि ये क्या है, कवियत्री हैं जिन्होंने एक उपन्यास लिखा कागज की नाव। अब हम लोग बात करेंगे व्यास सम्मान के बारे में। तो देखिए, व्यास सम्मान जो है वो आपका कब से शुरुआत किया गया देने का? तो ये आपका शुरुआत हुआ था 1991 से। 1991 सम्मान दिया जाने लगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और पहली बार किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था पहली बार। 2018 का बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो लीलाधर जौहड़ी को 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था। और किस लिए दिया गया था इनको? तो इनका जो कविता संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको दिया गया था 2018 का। और देखिए, व्यास सम्मान जो है भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ जिससे बहादुर नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर MiG-21, दूसरा ऑप्शन है MiG-27, तीसरा ऑप्शन है MiG-25 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, MiG-27। देखिए, MiG-27 को क्या किया गया है? अभी वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है, जिसका कि नाम क्या था? बहादुर नाम से भी उसे जाना जाता था। अब जानते हैं हम लोग MiG-27 के बारे में। तो देखिए, MiG-27 जो है उसको सबसे पहले जो था मिकोइन MiG-27 जो है एक रूसी लड़ाकू विमान है, जिसको कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, रूस के द्वारा बनाया गया था। और इसे बाद में इसे ही बहादुर नाम से भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा बनाया गया, जिसे कि बहादुर नाम दिया गया। अब उसे रिटायर कर दिया गया है। अब देखिए, वायुसेना का यहाँ पर बात हुआ है, तो वायुसेना के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था? तो वो हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 में। इसीलिए हम वायुसेना मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और इसे जब MiG-27 को कब शामिल किया गया था वायुसेना में? शामिल कब किया गया था? तो इसे 20 अगस्त 1970 को शामिल किया गया था। लेकिन अब इसे 2020 में क्या किया गया? हटा दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, किस महारत्न कंपनी भारत के पहले लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट शुरू की है? देखिए, यहाँ है किस महारत्न कंपनी ने भारत में पहले लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट शुरू की है? ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। HCL, दूसरा ऑप्शन है VEL, तीसरा ऑप्शन है BHEL, चौथा ऑप्शन है NTPC। BHEL वेल। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेल ही होगा। इसका आप फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये क्या है? यह एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग भारत का कंपनी है, जिसकी स्थापना आपका 1964 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब इसके बारे में हम लोग तो जान लिए। अब हम लोग जानते हैं लिग्नाइट के बारे में। तो देखिए, लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला ही है, कोयला का प्रकार है लिग्नाइट। और ये किस तरह का दिखता है? तो ये हल्के भूरे रंग का दिखता है, जिसका उपयोग अब क्या किया जा रहा है? थर्मल पावर प्लांट में बेल के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है,
किसने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पूछा गया है कि किसने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन देखिए, क्रिस्टीना कोच है, दूसरा ऑप्शन जेसिका मीर है, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों है, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर दोनों ने क्या किया है, अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने समय तक इन लोगों ने रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? तो इन्होंने कितने दिन तक रहा है, 328 दिनों तक। कहाँ पर रहा है? क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर जो है वो कहाँ पर रही हैं, अंतरिक्ष स्टेशन में रही हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रिस्टीना कोच कौन है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रिस्टीना कोच यही हैं जिन्होंने कि अंतरिक्ष स्टेशन में कितने दिनों तक रहा, 328 दिनों तक। और इन्होंने जेसिका मीर के साथ वहाँ पर चहलकदमी भी किया बिना किसी पुरुष के सहायता से। अकेले चहलकदमी करने वाली ये पहली महिला भी बन गई हैं। कौन कौन? क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। ऐसा करके इन्होंने इतिहास रचा है। अब हम लोग नासा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नासा के द्वारा ही, ये नासा की क्या है, ये नासा की ही एक वैज्ञानिक है, महिला वैज्ञानिक है क्रिस्टीना कोच। तो नासा का आपका जो नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा का स्थापना कब किया गया, 1958 में, जबकि डीआरडीओ का स्थापना जब किया गया था 1958 में। और इससे ये क्या है, इनसे पहले जो थे, जो ये चहलकदमी की हैं, जो अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा दिन रही हैं, इनसे पहले कौन रहे हैं? तो एक पुरुष थे जिनका नाम था क्या, मार्क केली, जो कि कितने दिन तक रहे थे, 438 दिनों तक। और ये कितने दिनों तक रही हैं, 328 दिनों तक। कौन? क्रिस्टीना कोच 328 दिनों तक, और मार्क जो केली हैं वो 438 दिनों तक रह करके रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये महिला में सबसे ज़्यादा दिनों तक स्पेस स्टेशन में रहने वाली महिला बन गई हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? यहाँ पर सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था का बात किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना, 2030, 2026, 2025 और 2050। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक भारत क्या है, दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि जब ये चौथी बनेगा तो पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन है, अभी कौन है? तो अभी ये भारत जो है छठवीं अर्थव्यवस्था है दुनिया में, इसका छठा स्थान है अर्थव्यवस्था में। तो पहले नंबर पे है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान, और चौथे नंबर पे है जर्मनी, और पांचवें नंबर पे है यूके, और छठे पे अभी कौन है, भारत है। लेकिन ये 2026 में चौथे नंबर पे आ जाएगा। और ये किसने बताया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया लिस्ट है? तो ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया लिस्ट है। आईएमएफ ने ये बताया है कि ये दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 2026 तक का टाइम लगेगा। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व की पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल का नाम क्या है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन देखते हैं, अवनगार्ड, दूसरा ऑप्शन है फाइटर 14, तीसरा ऑप्शन मिग 26, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवनगार्ड। मैंने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल के बारे में आपको पिछले वीडियोस में बताया है। आई थिंक वीडियोस का पार्ट 9 में बताया है, जो दिसंबर वाले में था, जिसमें कि रूस जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला पहला और अपने सेना में भर्ती करने वाला भी पहला देश बन गया है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है, अवनगार्ड। अब अवनगार्ड को देख लेते हैं कि कैसा है। तो अवनगार्ड के बारे में हम आपको पिछले वीडियोस में ही बता दिए हैं। तो अब जानेंगे हम लोग यहाँ पर रूस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर रसिया है, और रसिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रसिया का जो आपका कैपिटल है वो मॉस्को है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दमित्री मेदवेदेव हैं, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और वहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो रूबल है। इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? इसरो जो है उपग्रह लॉन्च करने में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है गगनयान मिशन, दूसरा ऑप्शन है चंद्र मिशन, तीसरा ऑप्शन है आदित्य मिशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदित्य मिशन।
अब आदित्य मिशन को इसरो लॉन्च करने वाला है सूर्य का अध्ययन के लिए। इस प्रश्न से आप ये याद रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं अब इसरो के बारे में। तो इसरो के जो अभी जो क्या है महानिदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं वहाँ पे कौन है, के सिवन है। के सिवन वहाँ के अध्यक्ष हैं अभी, कहाँ के, इसरो के। अब हम लोग इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना आपका हुआ था 15 अगस्त 1969 में 1969 में किया गया था। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है, ये प्रश्न आपसे बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके संस्थापक का नाम। तो इनके संस्थापक थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इनके जो अध्यक्ष हैं के सिवन को आप किस नाम से जानते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो जो वर्तमान समय में अभी इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन, उनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया है। तो इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। अब देखिए सीआरपीएफ की नई मुख्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन किया गया है। और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी, उनके द्वारा किया गया है ये उद्घाटन। तो कहाँ पर किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं हम अपना। ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पुणे। यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसरो सीआरपीएफ का आपका नया मुख्यालय बनाया जा रहा है, जिसका आधारशिला हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो हम लोग अब यहाँ बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में। तो सीआरपीएफ का आपका फुल फॉर्म होता है क्या, सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में ही है। और वहाँ पर अभी बिल्डिंग उसका बनाया भी जा रहा है। इसका मोटो क्या है सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ का आपका मोटो है सेवा और निष्ठा। जिसकी स्थापना, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई, तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को किया गया। और जिसके अभी डायरेक्टर और महानिदेशक ये आपको फिगर में दिख रहे हैं यहाँ पर, तो कौन बन गए हैं, इनका नाम क्या है, एपी माहेश्वरी, जो अभी वर्तमान में फिलहाल में ही बनाए गए हैं। एपी माहेश्वरी को सीआरपीएफ का क्या बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। तो इस प्रश्न से इतना आपको जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथे ऑप्शन है राजस्थान। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अब देखिए धानु यात्रा महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा का जो आपका कैपिटल है भुवनेश्वर है, जिसको क्या बोलते हैं, खेल की राजधानी भी बोला जाता है। और वहाँ के जो अभी वर्तमान समय में सीएम जो है वहाँ के नवीन पटनायक है, और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो गणेशी लाल हैं। तो धानु यात्रा महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ऐसा महोत्सव है जिसमें कि महाभारत काल के कथा में कंस थे, उनके विषय में ही मनाया जाता है। वहाँ पर ये शासन करते हैं 10 से 12 दिनों तक। वैसे ही जो पहले का सीन था उसी को रिक्रिएट किया जाता है, मतलब दोबारा से दिखाया जाता है, और ये महोत्सव मनाया जाता है, जो कि ये आपको क्या करता है, असत्य पर सत्य का विजय को दर्शाता है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। ये देखिए अभी पहली बार ये पद को सिलेक्ट किया गया है, बनाया गया है, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप वीवीआई टिक कर लेंगे। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, बिपिन रावत, दूसरा ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरावने, तीसरा ऑप्शन है आरकेएस भदौरिया, चौथा ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिपिन रावत। बिपिन रावत अब क्या बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। बिपिन रावत क्या बने हैं, आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो अभी पोस्ट है वो अभी फिलहाल में ही लाया गया है, बनाया गया है। इसमें क्या है कि इसमें तीनों सेनाओं का, जैसे वायुसेना, थल सेना, नौसेना का जो प्रमुख होगा, जो हेड होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो किसे बना दिया गया है, बिपिन रावत को बना दिया गया है। अब हम अगले ऑप्शन को बात कर लेते हैं। तो मनोज मुकुंद नरावने, तो ये अभी क्या बन गए हैं, हमारे आर्मी चीफ बन गए हैं। और आरकेएस भदौरिया जो हैं वो वायुसेना के अध्यक्ष बन गए हैं, वायुसेना के चीफ बन गए हैं।
और शरद अरविंद बोबड़े ये हमारे क्या बने हैं, चीफ ऑफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के क्या बन गए हैं, नया मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं शरद अरविंद बोबड़े। कितने नंबर के हैं ये, 47 नंबर के। ये भी आपसे पूछा जाता है तो ये आप याद रखेंगे। और बिपिन रावत, इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है, बिपिन रावत ये हैं जो कि अभी क्या बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं तीनों से। तो इस प्रश्न से आपको इतना ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियोस में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो देखने के लिए थैंक यू। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखें।